तो बच्चों आज हम फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका चैप्टर 2 आपकी साइंस की बुक का एसिड बेसिस एंड सोल्ट। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हमें तीनों के बारे में जानना पड़ेगा कि एसिड क्या है, बेस क्या होते हैं और सोल्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की। जो एसिड होते हैं बच्चों, जिनका टेस्ट हमें क्या लगता है, सोर टेस्ट लगता है, मतलब कि जिनका टेस्ट हमें खट्टा लगता है, उसको हम किसी कैटेगरी में रखते हैं, एसिड की कैटेगरी में। और जो ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कड़वा होता है, जिसको हम बोलते हैं कि बिटर टेस्ट, उसको हम रखते हैं बेसिस की कैटेगरी में। और जब हम एसिड और बेस जो इक्वल स्ट्रॉन्ग हो, उनको इक्वल अमाउंट में मिक्स कर देते हैं, तो उससे जो बनता है वो हमारा क्या है, सॉल्ट। ठीक है, चलो वन बाय वन करके पहले हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे और उस डेफिनेशन को आपने साथ के साथ नोट करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एसिड की डेफिनेशन। ठीक है, तो एसिड की डेफिनेशन क्या आएगी, वेरी गुड, द सब्सटेंस विच आर क्या, सोर इन टेस्ट। ठीक है, द सब्सटेंस विच इज सोर इन टेस्ट, सोर का मतलब कि खट्टा, इन टेस्ट, इज क्लासिफाइड एज एसिड। कोई भी खट्टी चीज, जैसे मान लो आप अचार खाते हो, अचार का टेस्ट खट्टा होता है, तो उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट रहता है, एसिड। आप लेमन खाते हो, ठीक है, लेमन का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा, तो वो भी क्या किसी कैटेगरी में आएगा, एसिड कैटेगरी में। तो जितनी भी खट्टी चीजें हमारी, उन सब में क्या प्रेजेंट रहता है, एसिड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस की। तो बेस का तो वही सब कुछ सही आ जाएगा, सिर्फ उनका टेस्ट कैसा आ जाएगा, बिटर टेस्ट आ जाएगा। द सब्सटेंस विच आर the substance which is bitter in taste, bitter in taste is classified as base। ठीक है, तो अब हम उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्ट की। तो सॉल्ट में हम क्या लिखेंगे कि जब हम एसिड और बेस जो इक्वली स्ट्रांग हो, उनको इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं, तो उससे जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्ट। व्हेन एसिड and base which are acid and base are mixed in equal amount, then salt is formed। ठीक है बच्चों, चलो नोट कर लो इसको, नोट कर लिया, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें कि आगे हमारे पास क्या है। तो देखो बच्चों, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आपने वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसमें आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गई बात। तो एक मैं आपको बताता हूँ कि जैसे लिटमस पेपर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो कई बार बच्चे याद करते हैं कि चलो ऐसा याद करते हैं कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और बेस ब्लू लिटमस को, सॉरी बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसिड क्या काम करता है या बेस क्या काम करता है। इसके लिए मैं आपको इंडिया का बहुत ही कॉमन नेम देता हूँ इसको याद करने के लिए। एक नाम तो हर कोई याद कर लेगा, आपने याद रखना है अनिल। इस नाम को याद करने में कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब सिर्फ ये जो हमारा अनिल है, इससे ही हमारा काम चल जाएगा। आप इजीली याद रख सकते हो कि कौन सा, कि एसिड ब्लू को रेड करेगा या एसिड रेड को ब्लू करेगा। तो अनिल से कैसे पता चलेगा, अ से होता है अमल, अमल एसिड को हम हिंदी में अमल बोलते हैं। ठीक है, और नी का मतलब नीला, ठीक है, और ल का मतलब लाल। तो अमल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, मतलब कि एसिड, बस आपको एक चीज याद रखनी कि एसिड को हम क्या बोलते हैं, अमल बोलते हैं। तो एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड कर देगा। आप सिर्फ, और बेस क्या काम करेगा, उसको उल्टा काम करेगा। सिर्फ इस नाम को याद करके आपका हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ते हैं। ये तो लिटमस पेपर की होगी बात। तो अब हम इसके कुछ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिएक्शंस में क्या क्या रहेगा आपका, कि एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड के साथ या मेटल बेस, ऐसे काफी वर्ड आएंगे। आपको लगेगा कि ये क्या शुरू हो गया, कि फिर से रिएक्शन स्टार्ट हो गया, हमारा तो सब ऊपर की तरफ से जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल स्टेप्स आपको बताऊंगा, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, कई बच्चों का क्या लगता है कि पहले 2 चैप्टर तो साइंस के 10th के बड़े जी मेरे रिएक्शन भरे पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट चैप्टर आपको बता दिया था। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर में बिल्कुल वैसे सिंपल सिंपल चीज़ें सीखेंगे और आपके ध्यान में रहेगी वो चीज़। ठीक है,
तो सबसे पहले आपने, जब हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं हम एसिड और बेस के, तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, क्या बोला मैंने, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, हमेशा मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है कि कोई भी मेटल हो एसिड के साथ रिएक्शन करके हमेशा हाइड्रोजन गैस बनाती है। लिख लो इसको, मेटल ऑलवेज रिएक्ट with the acid to form hydrogen gas। ठीक है, समझ आ गया। तो इसका अब एग्जांपल अगर आप दे देते तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है। ठीक है, तो कोई भी एक मेटल चूज कर लो, आप बोलो ये कोई एक मेटल चूज करना है। ठीक है, तो जैसे मैं सिंपल सा एक आपके लिए एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। तो जैसे मान लो मैंने ले लिया कि एल्यूमिनियम का मैंने रिएक्शन करवाना है HCl के साथ। ठीक है, एल्यूमिनियम हमारी क्या है, मेटल, और HCl हमारा क्या है, एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है, और एल्यूमिनियम किसके साथ कंबाइन करेगा, क्लोरीन के साथ। अब क्वेश्चन ये आता है कि एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, हमें पता है कि एक तो एल्यूमिनियम है और दूसरा क्या है, क्लोरीन। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट जो आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था मैजिक नंबर का, 2, 10, 18, 36, 54। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसके सबसे पास वाला मैजिक नंबर कितना है, 10। 10 और 13 में कितने का गैप है, 3 का, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, सबसे पास वाला मैजिक नंबर क्या है, 18, तो 18 और 17 में कितने का गैप है, 1 का, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे। तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा AlCl3, अब लिख देंगे AlCl3। ठीक है, समझ आया। तो अगर आप एग्जाम्पल लिखते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है, ताकि एग्जामिनर को भी पता लगता है कि बच्चे को नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, चलो अब हम करेंगे रिएक्शन ऑफ बेस। तो हम अब बात करते हैं बेस के साथ। तो बेस के साथ भी जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल ऑलवेज रिएक्ट विद द बेस, कि बेस के साथ रिएक्ट करेगी टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कोई एक बेस का एग्जांपल दो। जैसे हम बोलते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसका रिएक्शन करवाना है हमने किसके साथ, मेटल के साथ। ठीक है, या जिंक के साथ करा दो, ठीक है, किसी के साथ करो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो हाइड्रोजन गैस में तो बनना ही बनना है जब भी मेटल और बेस का रिएक्शन होगा। ठीक है, और जो हमारा बाय प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा आपका Na2ZnO2। ठीक है, समझा। ये तो दो चीजें थी किसके, देखो कई बार आपसे CBSE में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, कहीं जो पिछले एग्जाम हुए हैं, कि वेन एवर मैटर रिएक्ट विद एसिड और विच गैसेज फॉर्म। कई बार MCQ में दे देते हैं, कई बार फिलिप्स में दे देते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, और कई बार वो कंप्लीट रिएक्शन करके भी डाल देते हैं। जैसे ये दोनों चीज़ें लिख दी तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन तो बनेगी नहीं और दूसरा प्रोडक्ट आप बना सकते हो। ठीक है, अच्छा अगली बात है, अगला जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कि मेटल ऑक्साइड रिएक्शन विद एसिड। ठीक है, आप एक चीज देखना, ऑब्जर्व करना आप, कि आपको ना मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हमेशा एसिड के साथ मिलेगा। मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कभी भी आपको बेस के साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं वो हमारा कैसा होता है, बेस होता है वो, और बेस हमेशा किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ। ठीक है, और जब आप नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन देखोगे वो आपको हमेशा किसके साथ दिखेगा, बेस के साथ। इसके बाद हम अगला रिएक्शन पढ़ेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन विद द बेस, क्योंकि नॉन मेटल हमारे, अगर हमारे मेटल ऑक्साइड क्या है, हमारे बेस है, और नॉन मेटल ऑक्साइड हमारे क्या होंगे, एसिड। ठीक है, अच्छा आपने कभी देखा होगा कि जैसे
कई बार कोई मधुमक्खी वगैरह अगर आपको काट लेगी, ठीक है, तो उसके बाद आप लोहे की चीज़ रगड़ते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब किया होगा कि कई बच्चों ने, है ना, देखते हैं ऐसा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी मधुमक्खी वगैरह कुछ भी काटती है तो हमारी बॉडी में वो एसिड रिलीज करती है। अब जो किसी बच्चे ने कड़ा पहना हुआ है मान लो लोहे का, ठीक है, अब क्योंकि काफ़ी टाइम से पहना है उसने कड़ा, तो वो कड़ा जो हमारा लोहे का है किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जो एटमोसफियर में प्रेजेंट है। तो जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो, तो उस पर एक लेयर बन जाएगी मेटल ऑक्साइड की। हमारे पास कड़ा किसका? मेटल का। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेस। तो जैसे उसको कड़े को या किसी लोहे की चीज़ को वहाँ पे रब करेंगे जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा है, तो उसको क्या कर देगा? न्यूट्रल, क्योंकि हमारा बेस एसिड को न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। तो हमेशा आपको मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ दिखेगा? एसिड के साथ दिखेगा। तो एक मैं एग्जाम्पल आपके लिए लिख देता हूँ। अब एक चीज़ आप नोटिस करो, मैंने क्या बोला कि मेटल ऑक्साइड रिएक्शन विद द एसिड, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड हमारा क्या है? मेटल ऑक्साइड हमारा बेस है और एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमारे पास दो चीज़ें बनती है, एक तो सॉल्ट बनता है, दूसरा वाटर, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लेना, ठीक है। मेटल ऑक्साइड आर बेस इन नेचर, therefore they react with the acid, ठीक है। और जो हमारा रिएक्शन होता है वो क्या होता है? मैं लिख देता हूँ, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, क्या? एक तो मिलेगा सॉल्ट और दूसरा वाटर, क्योंकि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है हमेशा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा टॉपिक वो आएगा नॉन मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल ऑक्साइड, अगर मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक है तो नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ। इसलिए आपको किसी भी बुक में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन विद एसिड, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड खुद क्या होते हैं? एसिड। तो एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। और इसमें क्या होगा आपका, ये आपने नोट कर लेना है सारे सारे। तो नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। देयरफॉर दे रिएक्ट विद द बेस, क्यों? बेस के साथ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे नॉन मेटल, ठीक है। तो बनेगा किसके साथ करेगा? बेस के साथ, ठीक है। तो इसको बच्चों नोट कर लो, इसको वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। लिख लिया? चलो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल हम लिखते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल हम लिखेंगे वो क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विद द बेस, ठीक है। अब जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसको क्या करता है? वो न्यूट्रल कर देता है, और इसलिए एसिड और बेस के रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल है, जो रट्टा कुछ नहीं लगाना। रिएक्शन ऑफ एसिड विद द बेस, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम वेन एवर एसिड रिएक्ट विद द बेस, whenever acid and base react with each other, they neutral each other, and this reaction is called neutralization reaction. When acid and base react with each other, then both substance neutral each other, therefore इसको वैसे आप न्यूट्रलाइज लिख लो तो ज्यादा इफेक्टिव वर्ड लगेगा, ठीक है। तो आप लिख रहे हो इसको न्यूट्रलाइज, therefore this reaction is also called neutralization reaction.
इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और होता क्या है कि एसिड प्लस बेस होता है, ये है एसिड प्लस बेस। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, सॉल्ट, और साथ में बनेगा आपका वाटर। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब हम आपके एनसीईआरटी की जो आपकी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपकी बुक का, एनसीईआरटी बुक का, इसको नोट करना बच्चों। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। ठीक है, कि जैसे आपकी जैसे दही होगी या कुछ खट्टी चीजें होगी, हम उसको ब्रास के या कॉपर के बर्तनों में क्यों नहीं रखते। देखो बच्चों, अब ब्रास और कॉपर इसमें बेसिकली क्या है, आपकी मेटल। अब क्योंकि काफी टाइम से बर्तन आपके घर में रखे हुए हैं, तो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ, तो वो बेसिकली क्या बन जाएंगे, मेटेलिक ऑक्साइड बन जाएंगे। और अभी हमने पढ़ा है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। और जो हमारे पास की खट्टी चीजें हैं वो क्या है, एसिड। तो क्या होगा, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, इसलिए हम खट्टी चीजों को कॉपर के या ब्रास के किसी भी मेटल के बने हुए बर्तनों में नहीं रखते। ठीक है, अब इसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कैसे, द ब्रास एंड कॉपर वेसल्स आर बेसिक इन नेचर। कि वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। पता लगे ना बेसिक क्यों होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर चुके होते हैं वो, तो उन पे लेयर बन जाती है मेटलिक ऑक्साइड की। और मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, हमारा बेस। तो ब्रास एंड कॉपर वेसल आर बेसिक इन नेचर, वेयर एज कर्ड एंड अदर sour substances are acidic in nature. ठीक है, thus acid and base react with thus acid and base can react with each other. Thus acid and base can react with each other. और अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा, जो हमारे कर्ड या सोर सब्सटेंस है वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट द कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस विल गेट स्पॉइल्ड। ठीक, खराब हो जाएंगे, समझा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो बच्चे जो आपकी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हिच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि जब भी कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस बनाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी नोट्स में बना दिया है। अच्छा, इसमें हमने लिखी एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाया था। मैंने एल्यूमिनियम का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस और HCl3 बनाया था। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपके नोट्स में हो चुका है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद द एसिड। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या होता है कि मेटल जब कार्बोनेट के साथ कंबाइन करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं मेटल कार्बोनेट। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मान लो सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट में सोडियम हमारी मेटल होगी और कार्बोनेट तो जो फॉर्मूला CO3 का फॉर्मूला होता है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक मेटल कार्बोनेट है। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, सोडियम का सिंबल क्या है, Na, और कार्बोनेट का क्या होता है, CO3। ये मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि CO3 के लिए वैल्यू 2 रहती है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसके सबसे पास वाला मैजिक नंबर होता है 10। तो गैप कितने का है, 1 का। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बच्चों उसका फॉर्मूला HCO3 होता है। बस कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन आ जाता है।
और मान लो Na के साथ बनाना है, इसके लिए वैल्यू 1 होती है, भी आपको बताया था। और सोडियम के लिए वैल्यू 1, तो इसका बन जाएगा NaHCO3। ये हमारा मेटल कार्बोनेट और ये हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो जब भी कोई भी मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, हमेशा एसिड के साथ रिएक्शन करके दो चीज़ें बनाती है हमेशा। दो तो कन्फर्म है, क्या क्या? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर, और तीसरी चीज़ बनता है सॉल्ट, क्योंकि मेटल कार्बोनेट का नेचर भी हमारा बेसिक होता है। जैसे मेटल ऑक्साइड हमारा बेसिक होता है, वैसे ही मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेसिक मिलेगा। इसलिए तो तीन चीज़ें हमारे पास बन जाएगी एसिड के साथ रिएक्शन करने पे। एक तो सॉल्ट बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और तीसरा बनेगा वाटर। ये मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो वेन एवर मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वेन एवर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट react with the acid, always salt, CO2 and H. Salt, CO2 and H2 will form. एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। जैसे अभी हमने सोडियम कार्बोनेट लिखा था ना, Na2CO3। अब इसको हमें रिएक्शन करवाना है किसी एसिड के साथ, मान लो मैंने HCl के साथ करवाना है। तो दो चीज़ें तो पक्की हैं, क्या? CO2 और साथ में वाटर। ठीक है, अब सॉल्ट किस किस का बनेगा? सोडियम का, क्लोरीन का। आप फॉर्मूला बना के देख लेना, ठीक है। सोडियम वही जो आपको बताया मैंने, मैजिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट, उससे आपका सोडियम क्लोराइड का NaCl बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, चलो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है आपके NCERT बुक का? क्वेश्चन कहता है कि मेटल कंपाउंड ए, कि कोई मेटल कंपाउंड है जिसको नाम दिया उन्होंने ए, हमें पता नहीं कि कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, प्रोड्यूस एफरवेसेंसेस। ठीक है, द गैस इवॉल्व, कि जो गैस बनी है उससे एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल। अब इससे हमें एक हिंट मिलता है कि देखो बच्चों, जो फायर एक्सचेंजर्स होते हैं उसमें CO2 गैस यूज होती है, यानी कि जो गैस इवॉल्व हुई है वो CO2 है। ठीक है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम दिस कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, तो हमें इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले आप एरो तो बना सकते हो किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, तो अब हमें एक प्रोडक्ट भी दे दिया कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ पे लिख लेंगे अब कैल्शियम क्लोराइड। तो बच्चों सोचेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा? फिर से वही मैजिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट, क्या है? 2, 10, 18, 36, 54। कैल्शियम का सिंबल Ca, क्लोराइड का सिंबल, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, सिंबल Cl। एटॉमिक नंबर कितना? 20, एटॉमिक नंबर कितना? 17। सबसे पास वाला मैजिक नंबर 18, कितने का गैप? 2 का, 2 लिख दिया। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, सबसे पास वाला मैजिक नंबर 18, कितने का गैप? 1 का। तो क्या फॉर्मूला बन गया? CaCl2। ठीक, तो कैल्शियम क्लोराइड का तो फॉर्मूला हमें पता लग गया। इक्वेशन लिखेंगे तो सबके फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो CaCl2 बन गया। ठीक है, और साथ में मैंने बोला ना आपको कि आपको एक हिंट मिल गया कि जो गैस बनी है उसने क्या किया, कोई कैंडल जल रही थी उसको बुझा दिया, और एक ही गैस जो बुझाती है क्या? CO2। तो ये तो हमें पता लग गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट की। हमारे रिएक्टेंट में से बोला कि मेटल कंपाउंड ए है, हमें नहीं पता ए, जो ए लिख देते हैं पहले। और रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कई बच्चों को दिक्कत है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो नाम से क्लियर है हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि एक तो हाइड्रोजन और दूसरा क्या है? क्लोरीन। हाइड्रोजन, क्लोरीन। एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, सबसे पास वाला मैजिक नंबर 2, 1 का गैप। 17, 18, 1 का गैप। तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला? HCl। HCl लिखिए। तो अब हमारा जो क्या होगा देखो। अच्छा, एक चीज बच्चों को कि हमें पता है कि एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, हमें कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी कि कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो
अभी पढ़ा ना मेटल कार्बोनेट, है ना। तो मेटल कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या चीज़ें बनेंगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये हमारा सॉल्ट है, सॉल्ट बन चुका है, और साथ में एक वाटर भी बनेगा, तो यहाँ पे H2O एक ये बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो मेटल कार्बोनेट होगा, तो इस पूरे में हमारे पास मेटल क्या है, कैल्शियम, तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा ये वाला कंपाउंड हमारा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाना है, तो यानी कि एक Ca होगा, एक CO3 होगा, कार्बोनेट के लिए वैल्यू 2 होती है, कैल्शियम के लिए वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, जैसे कॉन्सेप्ट लगा के आप करोगे, तो यहाँ पे आपका बनेगा Ca2CO3 का ट्वाइस, पूरे का ट्वाइस आएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देना, तो क्या बन गया ये CaCO3, तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका CaCO3, ठीक है। तो ये आपका बन गया इक्वेशन। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, मतलब कि जितने हमारे एसिड्स हैं उनमें सब में क्या चीज़ कॉमन देखने को मिलती है, और जितने हमारे बेसिस हैं उनके अंदर क्या कॉमन चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप नोट करना है, जैसे हमारे एसिड है, पहले हम एसिड की बात करते हैं, तो जैसे हो गया हमारा HCl हो गया, H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड, ठीक है, या CH3COOH हो गया एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोट करना, जैसे हम इसको वाटर में डालते हैं HCl को, ठीक है, वाटर के साथ इसको कंबाइन करते हैं, तो क्या होता है कि ये ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है, और जो H पॉजिटिव होता है वाटर के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव बना देता है, यानी कि जो H पॉजिटिव इसका निकला वो वाटर के साथ कंबाइन कर देता है। यहाँ पे देखो वाटर में 2 हाइड्रोजन से अब 3 हाइड्रोजन हो चुके हैं विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और प्लस अभी क्या आ जाता है Cl नेगेटिव अलग आ जाता है, ठीक है, Cl नेगेटिव अलग हो गया। और ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड का देख लेना, ऐसे ही नाइट्रिक एसिड का देख लेना, ऐसे ही CH3COH के केस में भी होता है। CH3COH हमारा ब्रेक होता है CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में, HNO3 हमारा ब्रेक होता है H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में, नाइट्रिक एसिड जो है, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि जो एसिड होते हैं तो उनका काम क्या है, H पॉजिटिव को रिलीज करना, और जब वो H पॉजिटिव रिलीज करेंगे तभी वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे, और ये तभी बिहेव करते हैं जब इनको मॉइस्चर मिलता है, ठीक है। अगर एसिड को मॉइस्चर ना मिले तो वो एसिड की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो H पॉजिटिव को रिलीज नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे एक काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट भी है, उसमें हम क्या करते हैं, आप HCl गैस ले लेना, ड्राई HCl गैस, ठीक है, ड्राई HCl गैस ले लेना, उसमें आप लिटमस पेपर डाल के देखना तो कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन आप जैसे ही लिक्विड HCl लेते हो पानी के साथ मिक्स कर ले उसको एक्वस में, तो उसमें साथ साथ कलर चेंज हो जाता है लिटमस पेपर का। सेम चीज़ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्राई कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा क्योंकि वो बेस का, ठीक है, बेस कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड बेस। तो समझ आ गया बच्चों ये चीज़। तो एसिड में हमें कॉमन चीज़ क्या देखने को मिलेगी कि वो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अब बात करते हैं बेस की। तो बेस के अंदर जैसे मान लो आपका NaOH ले लिया हमने, कुछ भी ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो अब देखो जैसे मान लो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेता हूँ, अब इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया, तो इसके अंदर क्या होगा, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो मतलब जो हमारे बेसिस हैं वाटर की प्रेजेंस में वो OH नेगेटिव को रिलीज करते हैं, जैसे एसिड H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, ऐसे ही हमारे जो बेस हैं वो OH नेगेटिव को रिलीज करते हैं, ठीक है। अब जैसे एसिड केस में होता है कि अगर उनको मॉइस्चर मिलेगा तभी वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, वैसे ही सेम चीज़ बेस के केस में होती है कि बेस को जब मॉइस्चर मिलेगा तभी वो OH नेगेटिव रिलीज करेगा और तभी वो बेस की तरह बिहेव करेगा। आप इसको करके भी देख सकते हो, जैसे आपके स्कूल लैब में सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, तो आप अपने स्कूल टीचर के साथ बात करके आप लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर लेना है आपने, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट के साथ टच करके देखना, वो कलर चेंज नहीं करेगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा मॉइस्चर डाल दिया और उसको लिटमस पेपर टच करके देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट के साथ, वो साथ के साथ कलर आपको दिखा देगी, ब्लू कलर कर देगी रेड लिटमस पेपर का, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको समझ आएगी, तो इसको हम नोट्स के फॉर्म में लिखते हैं कि लिखना कैसे इसको। तो 2-3 पॉइंट्स लिखूंगा, वो नोट कर लेना आप साथ के साथ। तो एन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर release H positive ion, thus behave as an acid,
ठीक है। और सिमिलरली इन केस ऑफ बेस, in the presence of in case of base, in the presence of water, they release OH negative ion, thus they behave as a base। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आज की इस वीडियो में हम करेंगे, और इसके बाद का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट लगता है साइंस के और मैथमेटिक्स के, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हो जिसमें आपको डिफिकल्टी लगती है, हम उसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ठीक है बच्चों।